अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज हम फिजियोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने देखना है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो उस जिस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस की कौन कौन सी स्टेजेस हैं, कौन कौन से फैक्टर रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, इसकी कितनी स्टेजेस हैं बच्चों में, एडल्ट्स में, बिफोर द एज ऑफ 20, आफ्टर द एज ऑफ 20 और फ्रॉम फॉर द होल लाइफ। आपका जो आरबीसीज है वो आपके बॉडी के किन पार्ट्स से बनते हैं, उनको हम आज स्टडी करेंगे। अच्छा, एरिथ्रोपोइसिस की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, होता क्या है। एरिथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ रीजन डेवलपमेंट मैच्योरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। हीमोपोइसिस भी इसको बोलते हैं और हेमेटोपोइसिस भी बोलते हैं। हीमोपोइसिस और हेमेटोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ रीजन डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ऑल द ब्लड सेल्स। ठीक है। अब जब सिर्फ अगर रेड ब्लड सेल की बात करें तो एरिथ्रोपोइसिस इसको बोलते हैं जब रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन, एरिथ्रोसाइट्स की प्रोडक्शन और उसकी मैच्योरेशन, उसके ओरिजिन की बात करते हैं तो उसको एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। अब अगर जनरल बात करें किसी भी ब्लड सेल का, चाहे रेड ब्लड सेल हो, चाहे वाइट ब्लड सेल हो या प्लेटलेट्स हो, उसका अगर हम फॉर्मेशन, ओरिजिन, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन देखेंगे तो उस चीज़ को बोलते हैं हीमोपोइसिस या हेमेटोपोइसिस। ठीक है। अब आपके एरिथ्रोपोइसिस की कौन कौन सी साइट्स हैं जहाँ से रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन हो रही होती है वो देखते हैं। रेड ब्लड सेल आपके अगर इन फीटल लाइफ की बात करें, इंट्रायूट्राइन लाइफ में जब बेबी मदर की बेली में होता है तो उसके ड्यूरेशन में आपके जो आरबीसीज है वो किस किस साइड से प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहली इसके 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज है मीजोब्लास्टिक स्टेज, दूसरी हेपेटिक स्टेज और तीसरी माइलॉइड स्टेज। अब जो मीजोब्लास्टिक स्टेज है इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका एम्ब्रियो होता है, पहले 2 महीने का जो इंट्रायूट्राइन लाइफ है, इसमें जो आरबीसीज हैं वो आपके मीजोडर्मल लेयर के अंदर जो मौजूद मीसेंकाइम सेल हैं वहाँ से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ठीक है। आपके जो एम्ब्रियो होता है उसके पास 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। जो मिडल वन है मीजोडर्म, उसके जो सेल्स होते हैं उसको मीसेंकाइम सेल बोलते हैं। अब मीसेंकाइम सेल से आरबीसीज की प्रोडक्शन हो रही है पहले 2 मंथ में। अब हेपेटिक स्टेज, इसमें क्या होता है कि जब 3rd मंथ प्रेगनेंसी का स्टार्ट होता है तो लीवर से आरबीसी प्रोड्यूस होते हैं। लिवर, स्प्लीन, लिम्फोइड ऑर्गन से आरबीसी प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसको हेपेटिक स्टेज बोलते हैं। अब 3rd स्टेज माइलॉइड स्टेज की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो लास्ट 3 मंथ होते हैं इंट्रायूट्राइन लाइफ के, उसमें जो आरबीसीज हैं वो रेड बोन मैरो से और लीवर से प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसको माइलॉइड स्टेज बोलते हैं। ठीक है। हमने 3 स्टेजेस देखी हैं। अगर इंट्रायूट्राइन लाइफ साइकिल की बात करें तो 3 स्टेज हैं, मीजोब्लास्टिक स्टेज, हेपेटिक स्टेज और माइलॉइड स्टेज। अब आफ्टर प्रेगनेंसी मतलब आफ्टर बेबी बर्थ और न्यूली बॉर्न बेबी जो होता है उसके अंदर जो आरबीसी प्रोड्यूस होते हैं वो रेड बोन मैरो से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि एज 20 तक कौन से एरिया से, कौन सी साइट से आरबीसी प्रोड्यूस हो रहे हैं और आफ्टर द एज 20 कौन सी साइट से आरबीसी प्रोड्यूस हो रहे थे। अब अगर 1 साल से लेकर मतलब आफ्टर बर्थ से लेकर 20 ईयर्स की एज तक जो आरबीसी प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आपके तमाम जो लॉन्ग बोन्स हैं, फ्लैट बोन्स हैं, उसके रेड बोन मैरो से
प्रोड्यूस हो रहे हैं। और जैसे ही एज 20 से आगे बढ़ती है तो जो मेम्ब्रेनस बोन्स हैं, जैसे आपके वर्टिब्रा, स्टर्नम, रिब्स, स्कैपुला, इलियक बोन्स, इसके बोन मैरो से आरबीसी प्रोड्यूस होते हैं। क्योंकि एज जैसे ही एज बढ़ती है, 20 साल की उम्र से ज़्यादा होती है, तो जो फैट डेपोजिशन है वो बोन मैरो में इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से जो एरिथ्रोपोइटिक बोन का फंक्शन है वो डिक्रीज कर जाता है। अडल्ट के अंदर लिवर स्प्लीन से भी रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ठीक है, collectively bone marrow is almost equal to liver in size and weight. It is also as active as liver. तो आपका जो बोन मैरो है वो लिवर के जितना ही है। अगर उसकी अमाउंट को देखें, ओवरऑल टोटल अमाउंट को देखें, तो उसका साइज और लिवर का साइज सेम है। Though bone marrow is the site of production of all blood cells, comparatively 75% of bone marrow is involved in production of leukocyte and only 25% is involved in production of erythrocyte. अब होता क्या है कि आपका जो बोन मैरो है ओवरऑल ब्लड बनाने में हेल्पफुल है, उसने प्लेटलेट्स बनाने हैं, उसने वाइट ब्लड सेल बनाने हैं, उसने रेड ब्लड सेल्स बनाने हैं। तो 75% वो वाइट ब्लड सेल बनाता है और 25% रेड ब्लड सेल बनाता है। अब जो वाइट ब्लड सेल है वो अगर ब्लड में हम देखें तो रेड ब्लड सेल ज़्यादा होते हैं, वाइट ब्लड सेल कम होते हैं। इसकी रेशो होती है 1:500। ठीक है, अगर एक वाइट ब्लड सेल होगा तो 500 रेड ब्लड सेल होंगे। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आरबीसी की हालांकि आरबीसी की प्रोडक्शन भी बोन मैरो से कम हो रही है और है भी ये ब्लड के अंदर इसकी अमाउंट ज़्यादा। उसकी वजह ये है कि इसका जो लाइफ स्पेन है वो 120 डेज होता है, जबकि जो वाइट ब्लड सेल का लाइफ स्पैन है वो 1 to 10 डेज होता है। तो जो वाइट ब्लड सेल की प्रोडक्शन है, इसलिए रेड ब्लड सेल की निस्बत ज़्यादा चाहिए होती है कि उस अमाउंट को कम्पीट कर सके। अब हम देखते हैं कि जो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन है इसके अंदर कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है, प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोएसिस। तो सबसे पहले स्टेम सेल की बात करते हैं। वो सेल जिसकी वजह से कोई भी जो चाहे वो रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है या कोई भी सेल जो ब्लड का सेल है उसने ओरिजिनेट करना है, उसको स्टेम सेल बोलते हैं। स्टेम सेल्स आर द प्राइमरी सेल्स कैपेबल ऑफ सेल्फ रिन्यूअल एंड डिफरेंशिएटिंग इनटू स्पेशलाइज्ड सेल। अब स्टेम सेल की ये प्रॉपर्टी है कि वो खुद ब खुद न्यू बन जाते हैं और मेच्योर होके किसी स्पेसिफिक ब्लड सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे मेच्योर हो जाते हैं। जैसे स्टेम सेल मेच्योर होके आरबीसी बना गया, रेड ब्लड सेल बना गया, स्टेम सेल मेच्योर होके प्लेटलेट्स बना गया, वाइट ब्लड सेल बना गया। Hematopoietic stem cells are the primitive cells in the bone marrow which give rise to blood cell. अब जो हीमोपोएटिक स्टेम सेल हैं वो सेल्स हैं जो कि आपके बोन मैरो से ब्लड सेल को बनाएंगे। हीमोपोएटिक स्टेम सेल इज द बोन मैरो आर कॉल्ड अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल। अब जो बोन मैरो से हीमोपोएटिक जो ब्लड बनाने वाले सेल्स हैं उनको हम प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल बोलते हैं। अनकमिटेड कब बोलेंगे? जब इसका फंक्शन डिफाइन नहीं होगा कि आया कि इसने जाके रेड ब्लड सेल बनाना है या इसने वाइट ब्लड सेल बनाना है। जो भी इसकी आगे फाइनल डेस्टिनेशन है, जो अगर डिसाइड ना हो तो हम उसको बोलते हैं अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल। ठीक है, स्टेम सेल वो जड़ है जहाँ से आपके ब्लड सेल्स ने बनना है। ठीक है, अब अनकमिटेड सेल इसकी प्राइमरी स्टेज होगी जिसके अंदर अभी स्टेम सेल को पता ही नहीं है कि उसने फ्यूचर में जाके रेड ब्लड सेल बनना है या वाइट ब्लड सेल बनना है। ठीक है, तो इस स्लाइड में यही बताया है। और जो ये ओवरऑल इसका सोर्स होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड से आता है।
जितने भी स्टेम सेल हैं। जैसे ही स्टेम सेल को कोई ना कोई उसका डेस्टिनेशन पता डिफाइन हो जाएगी कि आया कि उसने रेड ब्लड सेल में कन्वर्ट होना है कि वाइट में, तो उसको हम अनकमिटेड से कमिटेड प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स बोलेंगे। ठीक है, committed pluripotent hematopoietic stem cell is defined as cell which is restricted to give rise to one group of blood cell। तो ये कमिटेड PHSCs वो होते हैं जो आपकी स्पेसिफिक ब्लड सेल के ग्रुप को जनरेट करेंगे। अब ये देखें, इधर एक पिक्चर है जिसके अंदर बताया हुआ है कि फ्लो चार्ट के अंदर कि सबसे पहले अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल होते हैं जो कि जैसे ही उसको कोई डेस्टिनेशन मिलती है कि उसने आगे क्या बनाना है तो उसका नेम कन्वर्ट हो जाता है कमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल। अब वो आगे फर्दर जाके या लिम्फोइड स्टेम सेल बनाएगा या कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स बनाएगा। जो लिम्फोइड स्टेम सेल है वो फर्दर आगे लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट फर्दर 3 किस्म के डिवीजन्स बनाएंगे। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई रेड ब्लड सेल्स, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट GM जिसके अंदर हमारे पास ग्रेन्युलोसाइट्स आएगा, ग्रेन्युलोसाइट्स और मोनोसाइट्स आएंगे। ग्रेन्युलोसाइट्स आगे फर्दर सेल्स के अंदर जैसे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट M है वो मेगा कैरियोसाइट्स के बाद प्लेटलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये फ्लो चार्ट आपको समझ आ जाए तो आपको आसानी से बाकी लेक्चर भी समझ आ जाएगा। तो हमने देखा कि अनकमिटेड सेल जिसको अभी पता ही नहीं है उसकी डेस्टिनेशन क्या है, उसने आगे जाके क्या करना है। कमिटेड प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल बनाना है जिसको पता होगा कि उसने आगे किन सेल्स में कन्वर्ट होना है। आया कि उसने लिम्फोसाइट में कन्वर्ट होना है, आया कि उसने कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स में कन्वर्ट होना है। ठीक है, अब इस जो स्लाइड है इसके अंदर उन्होंने कमिटेड जो स्टेम सेल्स हैं उनको फर्दर बताया है कि ये लिम्फोइड स्टेम सेल्स में और कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कॉलोनी जो लिम्फोइड स्टेम सेल है वो लिम्फोसाइट या नेचुरल किलर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, और जो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स हैं वो क्या करेंगे, वो फर्दर आगे जाके कॉलोनीज बनाएंगे। अब वो जो कॉलोनीज होंगी वो क्या होंगे, एरिथ्रोसाइट्स में कन्वर्ट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स होंगे जो आगे जाके एरिथ्रोसाइट को बनाएंगे। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रैन्युलोसाइट या मोनोसाइट्स होंगे जो आगे जाके ग्रैन्युलोसाइट्स को बनाएंगे, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल्स को। और जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट्स हैं वो आगे जाके प्लेटलेट्स को बनाएंगे। ठीक है, अब जो एरिथ्रोपोइसिस के दौरान क्या चेंजेस आती हैं वो पढ़ते हैं। चेंजेस ड्यूरिंग एरिथ्रोपोइसिस, cells of colony forming unit E pass erythrocyte pass through different stages and finally become mature RBCs। हमने आज पढ़नी है RBCs की प्रोडक्शन जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स की प्रोडक्शन को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन सी चेंजेस हैं जिसके थ्रू कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स गुजर के आरबीसीज में कन्वर्ट होते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज 4 इम्पोर्टेंट चेंजेस आर नोटिस। 4 किस्म की तब्दीलियाँ आती हैं। एक, साइज में कमी आ जाती है, 25 माइक्रोन से 7.2 माइक्रोन तक का चेंज आता है। न्यूक्लियोलाइड डिसअपियर हो जाते हैं, न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है, हीमोग्लोबिन अपीयर होना शुरू हो जाता है क्योंकि स्टेम सेल्स के पास हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं होता। उसके अलावा जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर भी तब्दीलियां आती हैं। अब एरिथ्रोपोइसिस के कुछ स्टेजेस हैं। कौन कौन सी स्टेजेस हैं इसकी? 6 स्टेजेस हैं। जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट सेल्स हैं वो आगे जाके मेच्योर आरबीसी में किस तरह कन्वर्ट होंगे। तो सबसे पहले
प्रोएरिथ्रोब्लास्ट बनेगा, फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट्स, मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स में कन्वर्ट होंगे। तो हम वन बाय वन पढ़ते हैं कि हर स्टेज में क्या क्या चेंज आएगा। प्रोएरिथ्रोब्लास्ट को मेगालोब्लास्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये पहला वो सेल है जो कॉलोनी फॉर्मिंग एरिथ्रोसाइट्स के CFUE से ड्राइव हुआ। अब होता क्या है कि इस टाइम पे जो सेल है, स्टेम सेल है, उसका साइज ज़्यादा होता है। हमने क्या देखना है कि जब तक उसने RBC में कन्वर्ट होना है तो ये जो 20 माइक्रोन का डायमीटर का साइज है स्टेम सेल का, उसने छोटा होते होते 7.2 माइक्रोन तक पहुंच जाना है। तो सबसे पहला क्या इसमें पॉइंट बताया कि इस टाइम पे जो स्टेज 1 है प्रोएरिथ्रोब्लास्ट की, उसमें सेल का साइज बड़ा होता है 20। उसके अलावा इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, रेटिकुलर नेटवर्क होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं होती। इसकी जो साइटोप्लाज्म है वो बेसोफिलिक इन नेचर होता है। बेसोफिलिक इन नेचर का मतलब ये है कि इसको अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो हमें कोई भी अगर पैथोलॉजी हो, कोई भी डिफरेंशिएशन हो, वो हमें पता चल जाती है। प्रोएरिथ्रोब्लास्ट मल्टीप्लाइज सेवरल टाइम एंड फाइनली फॉर्म द सेल ऑफ नेक्स्ट स्टेज कॉल्ड अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अब ये जो प्रोएरिथ्रोब्लास्ट है ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता फर्दर नेक्स्ट स्टेज सेल की बना देता है, जिसको हम अर्ली नॉर्मोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। अब अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में क्या होता है कि जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा, ठीक है, पिछले की निस्बत कम होगा, आहिस्ता आहिस्ता इसने कम होना शुरू हो जाना है। उसके बाद न्यूक्लियस आहिस्ता आहिस्ता डिसअपीयर होगा, इसमें न्यूक्लियस डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और जो क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हो जाता है, द कंडेंस नेटवर्क बिकम डेंस, और साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक नेचर है, ठीक है, इसलिए इसको बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट भी बोलते हैं। अब इसके बाद उसकी नेक्स्ट स्टेज इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में मैच्योर हो जाता है ये। अब क्या होता है कि इसके अंदर डायमीटर मज़ीद कम हो जाएगा 10 से 12 माइक्रोन तक, और होता क्या है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, पर जो उसका क्रोमैटिन मटेरियल है वो फर्दर कंडेंस होना शुरू हो जाता है। अब इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट वो स्टेज है जिसमें हीमोग्लोबिन की अपीयरेंस शुरू हो जाती है, क्योंकि जो स्टेम सेल था उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं था, और जो RBCs होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से ही उसके जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करती है, तो हीमोग्लोबिन उसके अंदर प्रेजेंट होना अपीयर होना शुरू हो जाता है। साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक नेचर है, ठीक है, इसको पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट हो जाती है लेट नॉर्मोब्लास्ट की। इसमें भी जो सेल का साइज है वो 8 से 10 माइक्रोन तक डिक्रीज कर जाता है, जो न्यूक्लियस बिकम वेरी स्मॉल विद वेरी मच कंडेंस क्रोमैटिक नेटवर्क एंड आल्सो नोन एज इंक स्पॉट न्यूक्लियस। अब होता क्या है कि न्यूक्लियस भी छोटा होना शुरू हो जाता है, पर जो क्रोमैटिन नेटवर्क है इसके अंदर वो डेंसिटी उसकी इंक्रीज करती जाती है। अब इसके दौरान जो साइटोप्लाज्म है वो एसिडोफिलिक होता है, और इसके अलावा क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस डिसअपीयर होना शुरू होता है उसको पिक्नोसिस बोलते हैं। और इस स्टेज में जो सेल के बाकी ऑर्गेनेल्स हैं वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाते हैं, उसका जो रेमिनेंट्स हैं वो सेल के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, और जो सेल है वो रेटिकुलोसाइट्स की बनाना शुरू कर देता है। रेटिकुलोसाइट्स इज अदरवाइज नोन एज इमेच्योर RBC, इट इज स्लाइटली लार्जर देन मैच्योर RBC। अब रेटिकुलोसाइट्स की ऐसी 5th स्टेज है जिसके अंदर जो साइज होता है RBC होता है इमेच्योर है, साइज इसका थोड़ा सा वेरी करता है RBC की निस्बत। इसमें क्या होता है कि रेटिकुलर नेटवर्क फाइबर्स के नेटवर्क बनना शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर ऑर्गेनेल्स के जो बकाया जात हैं वो मौजूद होते हैं। उसके अलावा इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की अमाउंट ज़्यादा होना शुरू हो जाती है,
ठीक है। अब रेटिकुलोसाइट तकरीबन न्यूबॉर्न बेबी में 2% से 6% तक होते हैं, ठीक है। Reticulocytes is basophilic due to presence of remnants of disintegrated Golgi apparatus, mitochondria and other organelles of cytoplasm. अब रेटिकुलोसाइट्स क्या हैं? बेसोफिलिक इन नेचर हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब मौजूद होते हैं। अब इस स्टेज में क्या होता है कि आपके आरबीसीज अपनी साइट ऑफ प्रोडक्शन से ब्लड कैपिलरीज की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। 6th स्टेज पे मैच्योर एरिथ्रोसाइट बन जाता है। इसमें रेटिकुलर नेटवर्क, जो फाइबर्स का नेटवर्क था, वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है। आरबीसी मैच्योर होके उसका डायमीटर कम होते होते 7.2 तक पहुंच जाता है, माइक्रोन तक पहुंच जाता है। अब जो इसके अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होती है, इस स्टेज पे सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता और इस ओवरऑल जो प्रोडक्शन है, मैच्योरेशन है, इसको 7 डेज लगते हैं। It requires 5 days up to stage of reticulocyte. Reticulocyte take 2 more days to become mature cells. ठीक है, 5 दिन, जो हमने 6 स्टेजेस पढ़ी, इसको ओवरऑल कंप्लीट होने के लिए 7 दिन लगते हैं। 5वीं स्टेज तक 5 दिन और जो लास्ट स्टेज है मैच्योर एरिथ्रोसाइट की, उसके लिए 2 दिन रिक्वायर होते हैं। अब ये स्टेजेस हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट बताए हैं, पूरा शॉर्टकट बताया है जो हमने 6 स्टेजेस पढ़ी हैं। प्रोइथ्रोब्लास्ट में क्या होता है? हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो जाती है। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में क्या होता है? न्यूक्लियोलाइड डिसअपीयर हो जाते हैं। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में क्या है? हीमोग्लोबिन अपीयर होना शुरू हो जाती है। लेट नॉर्मोब्लास्ट में क्या है? न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है। रेटिकुलोसाइट में क्या होता है? इस स्टेज में रेटिकुलम बनना शुरू हो जाता है, पूरा रेटिकुलर नेटवर्क बन जाता है, कैपिलरी के अंदर आरबीसी आना शुरू हो जाते हैं। मेच्योर आरबीसी में क्या होता है कि रेटिकुलर डिसअपीयर हो जाता है, सेल अपना स्ट्रक्चर पे आ जाता है, जिसके पास हीमोग्लोबिन होगी, सब कुछ मौजूद होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। अब ये एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है जिसके दौरान वही जो मैंने आपको पीछे ग्राफ बताया था, फ्लो चार्ट बताया था, उसी के बारे में इन्होंने बताया है कि ये स्टेम सेल है, प्लूरोपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल, वो आगे कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट में और लिम्फोइड स्टेम सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आगे लिम्फोब्लास्ट से लिम्फोसाइट्स में चला जाएगा। अब यही जो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट है, या वो एरिथ्रोसाइट बनाएंगे, या वो मेगा कैरियोसाइट बनाएंगे, या वो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जीएम बनाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर ग्रेन्युलोसाइट और मोनोब्लास्ट आएंगे। अब वो फर्दर आगे अपने रेस्पेक्टिव सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि एरिथ्रोसाइट्स है, प्लेटलेट्स है, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो एरिथ्रोपोइसिस को अफेक्ट करते हैं। इसमें 3 तरह के फैक्टर हैं: जनरल फैक्टर, मैच्योरेशन फैक्टर और कुछ फैक्टर जो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। जनरल फैक्टर में एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है, थायरोक्सिन है, हीमोपोएटिक ग्रोथ हार्मोन्स हैं और विटामिन्स हैं। एरिथ्रोपोइटिन क्या होता है? ये ऐसा हार्मोन होता है जो आपके किडनी से रिलीज हो रहा होता है। जैसे ही कोई ऑक्सीजन की ज़रा सी कमी आती है तो ये जो एरिथ्रोपोइटिन है ये इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जैसे ये इंक्रीज होगा, ये एरिथ्रोसाइट के स्टिमुलेट करेगा, एरिथ्रोपोइसिस के फिनोमेना को इंक्रीज कर देगा। अब इसका एक्शन क्या होता है कि एरिथ्रोपोइटिन causes formation and release of new RBC into the circulation after secretion. It takes 4 to 5 days to show the action. एरिथ्रोपोइटिन promote the following process. अब होता क्या है? जैसे एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट होता है, वो आरबीसी की प्रोडक्शन को स्टार्ट कर देता है। क्या क्या होता है इसमें? प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बनना शुरू हो जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ प्रो एरिथ्रोब्लास्ट इनटू मैच्योर आरबीसी थ्रू सेवरल स्टेजेस, सारी स्टेजेस होंगी, जो आरबीसी के बनने का प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब जो आरबीसीज बन गए हैं वो ब्लड के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। इवन सम रेटिकुलोसाइट्स आर रिलीज अलोंग विद मैच्योर। अब कुछ मैच्योर आरबीसीज के साथ इमेच्योर आरबीसीज भी आना शुरू हो जाएंगे।
अब अगर किसी को एनीमिया हो जाए, ब्लड की हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, तो उसके अंदर इरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। अब थायरोक्सिन जो है वो भी आपके जो इरिथ्रोपोइसिस का फिनोमेना है उसको इंक्रीज कर देता है, क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन होता है, ग्रोथ करवाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इन्हांस करता है, इसलिए आपका ये थायरोक्सिन आपकी एरिथ्रोपोइसिस के फिनोमेना को इंक्रीज कर देता है। हीमोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर जो कि इंटरल्यूकिन 3 है, इंटरल्यूकिन 6 है, इंटरल्यूकिन 2 है, ये सब क्या करते हैं कि आपके जो एरिथ्रोपोइसिस का फिनोमेना है उसको इंक्रीज करते हैं। अब कुछ विटामिन है वो भी एरिथ्रोपोइसिस के फिनोमेना को इन्हांस कर देते हैं, जैसे विटामिन बी, सी, डी और ई। अब अगर इन विटामिन की कोई कमी आ जाए तो कोई ना कोई डिजीज हो जाती है। जैसे विटामिन बी है कम हो गया है तो अनीमिया हो सकता है, प्लेजरा हो सकता है। प्लेजरा क्या होता है, इसके ये एक ऐसी स्किन डिजीज होती है जिसके अंदर डायरिया भी हो रहा होता है पेशेंट को, कमजोरी, भूलना, चीज़ों को भूल जाना, मेमोरी लॉस वगैरह आ जाता है। विटामिन सी के अंदर क्या होता है कि पेशेंट को विटामिन सी की अगर कमी हो जाए तो उसको एनीमिया हो जाता है। स्कर्वी ऐसी डिजीज जिसके अंदर कोलाजन का जो फॉर्मेशन है वो कम हो जाती है और स्किन ड्राई हो जाती है, बहुत गम से ब्लड आना शुरू हो जाता है, टीथ लूज हो जाते हैं, हीलिंग के अंदर डिले आ जाता है, बोन पेन करना शुरू हो जाती है, इमोशनल चेंजेस आते हैं। विटामिन डी की कमी की वजह से क्या होता है, एनीमिया और रिकेट्स हो जाता है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, एनीमिया और माइल्ड न्यूट्रिशन होती है। अब कुछ मेच्योरेशन फैक्टर्स हैं जो कि आपकी एरिथ्रोपोइसिस के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। विटामिन B12 है, सियानोकोबालामिन भी इसका नाम है। तो ये क्या करता है कि ये आपके एरिथ्रोपोइसिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये आरबीसीज के अंदर जो मौजूद डीएन है उसकी प्रोडक्शन के करवाता है, और जितना ज़्यादा आप विटामिन B12 लेंगे उतनी ही जल्दी आपका आरबीसीज प्रोड्यूस होंगे, उतना ही रेट आरबीसी की प्रोडक्शन का होगा। अगर विटामिन B12 की किसी को कमी हो जाए तो उसको परनीशियस एनीमिया हो जाता है। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर की बात करें तो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल्स इज प्रोड्यूस इन गैस्ट्रिक म्यूकोसा बाय पैराइटल सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये इसकी प्रोडक्शन अप्लाई है कि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के पैराइटल सेल्स के अंदर मौजूद होता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। जो विटामिन B12 आरबीसी की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, ये फैक्टर इस फैक्टर की वजह से आपके फूड के अंदर डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान विटामिन B12 एब्जॉर्ब होता है। अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो एरिथ्रोपोइसिस के फिनोमेना में डिले आएगा। तो इसलिए ये जो फैक्टर है ये इनडायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही विटामिन B12 की करवा रहा है एब्जॉर्प्शन। तो अगर ये इसकी वजह से कोई विटामिन इंट्रिंसिक फैक्टर ना हो तो ये भी परनीशियस एनीमिया की तरफ लेके जाता है। और ये कब कब होता है, जब किसी को गैस्ट्राइटिस हो, गैस्ट्रोक्टमी हो, अल्सर हो जाए, ऐसी कोई स्टमक की कंडीशन आ जाए। फोलिक एसिड भी जो डीएनए की सेंसिस है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इस डीएनए की सेंसिस नहीं होगी तो जो आरबीसी की मेच्योरेशन है उस पर इफेक्ट आएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर इसकी कोई कमी आ जाए तो पेशेंट को अनीमिया हो सकता है, और जो सेल है वो मेगाब्लास्टोसाइट की फॉर्म में होगा, बड़े साइज का होगा। अगर किसी को फोलिक एसिड की कमी की वजह से एनीमिया हो तो उसको मेगाब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। अब कुछ और फैक्टर्स हैं, मेटल्स हैं जो कि आपके एरिथ्रोपोइसिस के फिनोमेना को जो एरिथ्रोपोइसिस के अंदर जो आरबीसीज हैं उसको उसके अंदर जो मौजूद हीमोग्लोबिन है उसके फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। डेफिशिएंसी ऑफ दीज सब्सटेंसेस डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन लीडिंग टू एनीमिया। अगर इनमें से किसी एक चीज़ की भी कमी हो जाए तो उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। तो सबसे पहले कौन सा फैक्टर है, फर्स्ट क्लास प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड। प्रोटीन ऑफ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू आर essential for formation of hemoglobin. Amino acid derived from these protein are required for the synthesis of protein part of hemoglobin, the globin. अब ग्लोबिन की प्रोडक्शन के लिए अमाइनो एसिड का होना ज़रूरी है। आयरन
नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। अब अमाइनो एसिड ग्लोबिन बनाने के लिए ज़रूरी है, आयरन हीम पार्ट बनाने के लिए ज़रूरी है हीमोग्लोबिन का, कॉपर एज ए कैटलिस्ट काम करता है, ये भी क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करवाता है। नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम जीआईटी अगर खाने के दौरान जहाँ जहाँ आयरन मौजूद है उसको एब्जॉर्ब करवाने के लिए कॉपर ज़रूरी है। कोबाल्ट एंड निकल दीज मेटल आर एसेंशियल फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन ड्यूरिंग हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। अब इन दोनों ये भी कोफैक्टर के तौर पे एक्ट करते हैं, इनकी मौजूदगी की वजह से आयरन हीमोग्लोबिन अवेल कर सकती है। वाइटामिन में विटामिन सी, राइबोफ्लेविन, निकोटिन एसिड, पायरोडेक्सिन आर आल्सो एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन। तो जो अदर्स फैक्टर हैं और उसमें विटामिन सी, राइबोफ्लेविन, निकोटिनिक एसिड और पायरोडेक्सिन भी ज़रूरी होते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने एरिथ्रोपोइसिस पढ़ा। एरिथ्रोपोइसिस होता क्या है, रेड ब्लड सेल को बनाना। वो बनता कहाँ से है, किन जगहों से बनता है, उसकी कौन कौन सी स्टेजेस थी, वन बाय वन हमने देखा कि इसके अंदर होता क्या है कि बेसिकली बड़े साइज का सेल छोटे साइज में कन्वर्ट होता होता आरबीसी के 7.2 माइक्रोन तक चला जाता है। इस स्टेज में चेंजेस क्या आती हैं, 4 चेंजेस आती हैं। एक ये कि हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो जाती है, दूसरा ये कि जो न्यूक्लियस है वो डिसअपेयर होना शुरू है, साइज डिक्रीज करता है। तो इस तरह साइटोप्लाज्म जो है वो कंडेंस होता जाता है, साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक होता जाता है। तो ये सारी चेंजेस हैं जो वन बाय वन इन सब में आती रहती हैं। तो ये आसान सा टॉपिक है हमारा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ चुका होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। जो क्वेश्चन जो क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जल्द से जल्द इन लेक्चर को कवर करें, आपके पास टाइम कम है। अब आपने पूरा सिलेबस कवर करने के साथ साथ अपने टेस्ट भी कंप्लीट करने हैं, तो अपनी स्टडी पे आजकल ज़्यादा फोकस करें। 20 डेज़ का टारगेट है हमारे पास, हमने 20 डेज़ के अंदर अपना इंशाल्लाह सिलेबस कंप्लीट करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आएगा। इजी से टॉपिक्स हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं, तो टाइम देंगे इसको उतनी जल्दी समझ आएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।